हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज की इस मुलाकात में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी से जिन्होंने जेल विभाग को चुना है अपनी सेवा के लिए। आइए हमारे साथ मिलते हैं करेरा उप जेल में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक सुनील शर्मा जी से। शर्मा जी, ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर थोड़ा पीछे चलेंगे, जब आप 10वीं में या 12वीं में पढ़ते होंगे तो उस वक्त में कुछ ख्याल बने होंगे नौकरी को लेके, सर्विस को लेके, तो वो क्या स्थितियां थी, वो क्या ख्याल थे उस वक्त? 10वीं 12वीं में जब मैं था तब मैं काफ़ी खेल में व्यस्त रहता था। क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल रहा। मैं लेदर बॉल से भी क्रिकेट मैंने गुना में खेला। 10वीं 12वीं तक तो अवस्था भी ऐसी होती है कि खेल ही हमको पसंद होते हैं, तो मेरी रुचि खेल की तरफ थी। परंतु पारिवारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से लोग खेलने को मना करते थे उस समय। आज तो काफ़ी खेलों का चलन बढ़ गया, उस समय उतना नहीं था। फिर थोड़ा बदलाव किया 12th के बाद के पढ़ाई की ओर रुख करें, पढ़ें और प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। तो प्रशासनिक सेवा में किस तरह की सेवा आपने चॉइस की थी, या कोई प्रेरणा मिली हो कि हमें पर्टिकुलर इस क्षेत्र में जाना है, इस विभाग को चुनना है? जी, कोई ऐसा विभाग नहीं चुना, परंतु ये था कि जन सेवा करनी है और जन सेवा का माध्यम लोक सेवा को बनाना मैं हमेशा से चाहता था। तो लोक सेवा को बनाना चाह रहे थे, तो आपने निश्चित तौर से जब पीएससी के द्वारा यहाँ पहुँचे हैं, आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो वो क्या दौर था जब आपने पीएससी की तैयारी की? इससे कहीं से कुछ प्रेरणा आपको मिली हो? बड़ी कठिन परिस्थितियाँ थीं। बीच में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं भी नहीं हो रही थी। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। कुछ समय बाद पीएससी की परीक्षाएं हुई, कुछ साथी लोगों के सिलेक्शन हुए जो मेरे लिए प्रेरणादायी रहे। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने ये सहायक जेल अधीक्षक का जो पद है वो प्राप्त किया है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सहायक जेल अधीक्षक का पद प्राप्त किया। तो ये सहायक जेल अधीक्षक का जो अभी आप वर्तमान में प्राप्त किया और आप कर भी रहे हैं काम, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुकाम कहीं और हो और मजबूरी में शायद अपन को इस पर चयन हो गया है, ये नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगी अपन को। तो क्या माने कि लक्ष्य कहीं और तय था और अपन ने मिला कुछ और है अपन को? जी बिल्कुल। जब भी कोई पीएससी की तैयारी करता है तो राज्य सेवा का जो सर्वश्रेष्ठ पद है वो डिप्टी कलेक्टर का है। प्रत्येक विद्यार्थी उसको पाना चाहता है, चयनित होना चाहता है और समाज सेवा करना चाहता है। मेरा भी वही लक्ष्य था और आज भी है। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थोड़ा जानना चाहेंगे आपके सर? पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी ऐसी रही। मेरे दादाजी भी वेटनरी में थे, पिताजी भी वेटनरी में रहे। मेरे चाचा जी होमगार्ड में कंपनी कमांडर हैं जो कि दतिया में पदस्थ हैं। मेरा छोटा भाई पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस प्रकार की मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि। 2010 में आप सेवा में आए हैं और अमूमन कुछ समय भी लगा होगा आपको नौकरी ज्वाइन करने में। जी। तो करेरा जैसे अभी आप सेवाएं दे रहे हैं, इससे पहले की बात करें तो और कहाँ कहाँ आपका सेवा रहा है इस दौरान? ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मेरी प्रथम पदस्थापना सागर जेल पर मिली। मेरी द्वितीय पदस्थापना बिजावर छतरपुर में थी। इसके पश्चात मैं करेरा आया और यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी, तो ये जेल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो बड़ा कठिन सा लगता है कहीं ये सुनने में कि जेल की चार दीवारी की एक दुनिया अलग होती है। बहुत सारे तरह तरह के लोग जिनसे यहाँ पाला पड़ता बंदी यहाँ आते हैं। इन सबको मैनेज करने में किस तरह से आप सहज महसूस करते हैं? इन सबको मैनेज करने के लिए सामने वाले की मनोदशा को समझना अति आवश्यक है। उसकी क्या समस्या है, उसको व्यवहारिक धरातल पर अपन किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस स्तर की समस्या है, अपने हाथ में है उसको हल करना या नहीं है, या वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से होगी। जिस भी प्रकार की समस्या होती है उसकी जड़ में जाना और फिर उसको निपटाना, इससे नौकरी थोड़ी आसान हो जाती है।
परिवेश होता है वो तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों के बारे में भी आप बताएं जरा कि आपने जो तैयारी की है पीएससी की, जो इस मुकाम को हासिल किया है, तो दोस्तों का इसमें किस तरह का सहयोग रहा और क्या तरीका रहा आपको इसको तैयारी करने का? कोई भी सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। मेरी सफलता के पीछे भी मेरे दोस्तों का, साथियों का योगदान है, चाहे वह पीएससी के क्षेत्र से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों। जो नहीं जुड़े थे उनने भी योगदान दिया और जो जुड़े थे उन्होंने भी योगदान दिया है। जो जुड़े थे उन्होंने समय समय पर अपनी कमियां बताई, जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रश्न उत्तर तैयार करते थे, उनको लिखते थे, कॉपियां चेक करते थे। जैसे कि मेरे एक परम मित्र हैं अशोकनगर में, अभी प्रभारी तहसीलदार हैं, रोहित रघुवंशी जी, वो यहाँ शिवपुरी में भी रहे पहले। मैं जिस परीक्षा में चयनित हुआ वो मेरे लिए प्रश्न पत्र तैयार किया करते थे। हम उन प्रश्नों का उत्तर टाइम लगा के लिखते थे, उसके बाद वो कॉपी को चेक करते थे और क्या कमी रह जाती थी उसको पूरा करने के लिए वो लाल पेन से निशान लगाते थे। इसी प्रकार जब वो निकले तब मैंने ऐसा किया तो वो भी बाद में निकले। ऐसे कई मित्र यहाँ शिवपुरी ज़िले में ही डीओ साहब वीरेंद्र धाकड़ जी जो मेरे परम मित्र हैं, इस प्रकार हम लोग मिलजुल के तैयारी करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे की कमियों को बताते थे। और अन्य मित्र जब हम परीक्षाओं के दौर में व्यस्त होते थे तो घर के ऐसे काम जिनमें हमारा समय बिगड़ सकता है 1 या 2 दिन, वो हमारे ऐसे करीबी मित्रों ने किया और हमें इस प्रकार सहयोग प्रदान किया कि हमें समय मिल सके। तो समय की बचत उन्होंने दी हमें। भाई बेरोजगारी का दौर भी था, कुछ रोज़गार भी इस प्रकार के साइड बिजनेस दोस्तों के साथ किए, तो वो भी एक मेंटल प्रेशर रिलीज़ करने में दोस्तों का सहयोग रहा कि उनके साथ कुछ कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार आर्थिक सहयोग भी उनसे मिलता रहा समय समय पर। इस प्रकार के सहयोग दोस्तों से मिले मुझे। ये जेल में अगर बात करें तो तरह तरह के बंदी यहाँ आते हैं और उनको पूरा एक परिवार की तरह ट्रीट करना पड़ता है, पारिवारिक व्यवहार उनके साथ करना, वो माहौल उनको साथ उनको देना है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो इसको सर थोड़ा कैसे कर पाते हो और क्या दिक्कतें इसमें थोड़ा आती है ये भी बताएं। जब जेल में कोई व्यक्ति आता है तो वो समाज से पूरी तरीके से कट जाता है। जेल के भी कुछ अपने नियम कायदे कानून हैं, उन मर्यादाओं में हमको भी रहना पड़ता है। ऐसे में कैदियों का ध्यान या केंद्र बिंदु एक जेलर होता है और जेल का स्टाफ होता है। और एक जेलर को ये समझना ज़रूरी है कि कैदी अपनी मन की बात किससे कर पाए, उसका प्रेशर कैसे रिलीज़ हो। उसके अंदर द्वंद्व चलता रहता है कि मैं अंदर आ गया हूँ, ऐसी परिस्थितियों में फंस गया हूँ, कैसे मेरी ये समस्या हल होगी। हम जब भी कैदियों के बीच में जाते हैं, अंदर जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई तुम्हारी क्या समस्या थी, कैसे आए, क्या हुआ, और घर परिवार पर क्या समस्या परेशानी, कोई इस प्रकार की बात तो नहीं है। इससे उसका लगाव जुड़ता है और कैदी को समझने में हमें भी मदद मिलती है। वो खुल के अपनी बात बता पाता है कि साहब मेरी ये समस्या है, ऐसी समस्या है, और जो भी उचित निदान नियमों के अंतर्गत रहते हुए हम कर पाते हैं उसको करते हैं। बीच बीच में मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं, तो खुल के कैदी अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं भी बैठता हूं, उनकी समस्याओं को निदान करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो उप जेल हैं, जेल हैं, बंदी गृह इनको बोला जाता है, ये सुधार केंद्र के रूप में कहीं ना कहीं इनको माना जाए। तो जो बंदी यहाँ हैं, जो विभिन्न अपराध की दुनिया से यहाँ आए हैं या अपराध के आरोप उन पर लगे हैं या इनको सजा हुई है, तो उनको सुधार के लिए भी कुछ प्रयास यहाँ जेलों में जो किए गए हों? जी बिल्कुल, जेलों में प्रयास किए जाते हैं निश्चित ही। जैसे प्रातः बंदी जब जागता है सुबह तो योग अभ्यास से उनका दिन प्रारंभ होता है, प्रार्थना से दिन प्रारंभ होता है, एक अनुशासित दिनचर्या होती है। ये सुधार की प्रक्रिया का बहुत ही प्रारंभिक चरण है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या होना ही अपने आप में सुधार लाता है। बड़ी जेलों पर कई प्रकार के उद्योग और इस प्रकार के कार्य होते हैं जिनमें सजा याफ्ता कैदी अपना हुनर सीखते हैं, कौशल सीखते हैं और बाहर जा कर के वो है उससे अपनी आजीविका और ये चलाते हैं। और आत्मबोध कैदी को होता है जेल के अंदर। ये मैंने व्यवहारिक रूप में देखा है कि मैंने ये गलती की है जिसके कारण मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं बाहर जाऊँगा तो मैं ये नहीं करूँगा। इससे मेरा घर परिवार, मैं
और मेरे रिश्तेदार सभी परेशान हो रहे हैं, वो इस बात को समझता है और उसमें स्वतः ही सुधार की एक प्रक्रिया का निर्माण होता है, जिसमें जेल प्रशासन भी सहयोग करता है। कई जेलों पे जैसे हमने भी पहले यहाँ वॉलीबॉल को खेलना चालू किया था, तो कैदी खेलते थे, उनका मेंटली उनका प्रेशर रिलीज़ होता था। और जब ये लोग यहाँ देखते हैं सब चीज़ों को, तो बाहर भी करते हैं, उसी प्रकार का वातावरण निर्मित होता है। अच्छा, ये जेलों में सुरक्षा को लेके बार बार सवाल उठते रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, जो कभी घटनाएं जेलों में घटती हैं वो चूक होती है, षड्यंत्र होता है, या कहीं ना कहीं कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं, उनको लेके लगातार नई रणनीतियां भी बनती हैं? तो कर्रा जेल में जैसे अभी इस वक्त है, तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कुछ नई चीज़ें आ रही हों, मुलाकात को लेके हों या सुरक्षा की दृष्टि से? जी, सुरक्षा की दृष्टि से जेल मुख्यालय ने काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में जैसे करेरा जेल में अभी 2-5 दिनों में, आगामी 2-5 दिनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हो जाएंगे। ये सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक समय में महती आवश्यकता है, जो कि करेरा जेल की आवश्यकता 2-4 दिनों में पूरी हो जाएगी। दूसरा, ई प्रिज़न यहाँ सिस्टम चल रहा है, ई मुलाकात की व्यवस्था हो चुकी है, कई इस प्रकार की आधुनिक व्यवस्थाएं करेरा जेल पे हो गई हैं। वीसी के माध्यम से पेशियां हो रही हैं। पहले कैदी पेशी के लिए वीसी से जाता था, तो कई इस प्रकार के आपने भी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि उनकी मुठभेड़ पुलिस से हो गई या अन्य किसी से हो गई। अब इस समस्या पर अंकुश लगा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि जो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम किए हैं, चाहे तो वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेशी हो या मुलाकात के लिए अलग से कक्ष बनाए, टेलीफोनिक उनसे मुलाकात की जा रही हो, तो इससे क्या कुछ राहत मिली होगी जेल विभाग को? क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ तकनीक की पकड़ में आती है तो वो सुरक्षित हो जाती है। तकनीक की पकड़ में आने से तात्पर्य है कि उसमें पारदर्शिता बढ़ती है और आपकी सुरक्षा बढ़ती है। जब कैमरे स्थापित हो जाएंगे, जेल का कोना कोना दिखेगा कि कहाँ क्या मूवमेंट है, कहाँ किस कैदी की क्या गतिविधि है, और एक ही स्थान पर कंट्रोल रूम में बैठकर एक प्रहरी देखेगा, मैं स्वयं देखूंगा, तो सारी जेल आंखों के सामने होगी, तो सुरक्षा निश्चित रूप से कड़ी हो जाएगी। अच्छा, जैसा देखा कि ये काफ़ी व्यस्ततम शेड्यूल होता है आपका इस नौकरी में आके, तो कहीं ना कहीं अपन ये मानते हैं कि समाज से, परिवार से और रिश्ते नातेदारी से कहीं थोड़ा बहुत कटाव होता हो, उस कभी चीज़ को आपने महसूस किया हो, उसको शेयर करना चाहेंगे? निश्चित रूप से जब आपके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है तो आपका ध्यान भी उस ओर होता है, परंतु ये आपका समय प्रबंधन है, आप परिवार को कितना समय देते हैं और अपने कार्य को कितना समय देते हैं। आप घर जाते हैं तो आपके लिए परिवार सब कुछ होना चाहिए, आप ऑफिस आते हैं तो आपके लिए आपका कार्यालय और आपका ऑफिस जो भी है, जो भी वर्क है, वो आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तो मैं इन दोनों में बिल्कुल बाइफरकेट करके अपनी जीवन शैली के लिए चलता हूँ और मुझे अभी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। एक आज का चूंकि दौर सोशल मीडिया का है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सारी चीज़ें हैं। देखा कि फेसबुक पे भी आप हैं, लेकिन उतने सक्रिय शायद नज़र नहीं आते हैं, और यही एक कारण है कि आपका फेसबुक का जो स्टेटस है वो देखने में पता चलता है कि शायद काफ़ी पुराना है, क्योंकि आप आज भी उसमें मैरिज का जो स्टेटस है वो शायद सिंगल डला हुआ है उस पर, तो क्या कि इसके लिए वक्त नहीं मिल पाता? नहीं, वक्त वो निश्चित रूप से मैंने उतनी बारीकी से उसको नहीं देखा। आज आपके माध्यम से मुझे अवगत हुआ है तो मैं उसको उसमें परिवर्तन करूँगा। हाँ, मैं उस पर इतना सक्रिय नहीं हूँ, ये बात सही है। तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से कोई मार्गदर्शन या मार्गदर्शक अपने लिए होना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या कहेंगे सर, आपको मार्गदर्शन किसका मिला है और कैसे मिला है? ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे मार्गदर्शन जो मिला उसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा, क्योंकि परीक्षा तक ही उनका मार्गदर्शन सीमित नहीं रहा। उनके मार्गदर्शन ने हमको एक जीवन शैली दी, मुझे ही नहीं, मेरे ग्रुप के 50-60 लोग जो गुना से चयनित हैं, उन सब की जीवन शैली हमारे मार्गदर्शक के इर्द गिर्द घूमती है। उनका नाम है प्रोफेसर श्री राजेंद्र विजयवर्गीय। उन्होंने हमेशा हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत सिखाए, एक व्यक्ति को किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
परीक्षा से संबंधित बातें हों तो परीक्षा की बारीकियों को समझना कि परीक्षा को कैसे निकाला जाए। यदि प्री है तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव पेपर लगाइए, मेंस है तो आप लिख कर के देखिए, और इंटरव्यू है तो उसमें आप बोल कर के देखिए। बड़ी अच्छी एक साधारण सी बात वो बताते थे और उसको कहते थे करो। अभी सर्विस का देखें तो एक अल्प समय है आपका, केवल जी 7 साल की नौकरी अभी जी। आपकी है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, इन 7 साल के दौर में कोई ऐसा अनुभव आपका रहा हो जेल विभाग की नौकरी के साथ, जिसको आप शेयर करना चाहो और आपके लिए यादगार बन गया हो? यादगार तो बना, पर वो मेरे लिए कटु अनुभव था। सागर जेल में कुछ कैदी आपस में लड़ गए और उसी दौरान मेरी परीक्षा भी थी। लड़ गए, मैं छुट्टी लेकर के पेपर देने के लिए चला गया। 2 दिन बाद मुझे खबर मिलती है कि वो उस कैदी की दोनों किडनियां ब्लॉक हो गई हैं। चूँकि दायित्व तो मेरा था, मेरी ड्यूटी में ये घटना हुई थी और मैंने तात्कालिक समय में उस घटना को बड़े अच्छे तरीके से संभाला था, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था। परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बनी 2-3 दिन बाद कि वो परिस्थितियाँ मेरे लिए उलट हो गई। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया किन्हीं कारणों से, उसकी किडनियों में परेशानी आ गई। वो सागर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके बाद दैन दिल्ली एम्स में गया। 45 दिन की अवधि तक उसकी किडनियां ब्लॉक रहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता कि वो ठीक हो जाए। मेरा इस प्रकार की कोई मंशा ना, आपस में वो लोग लड़े झगड़े थे, पर मैं तटस्थ था और मेरी जो भूमिका थी वो मैंने बखूबी निभाई थी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया तो मैं सही था। मैंने ईश्वर का ध्यान लगाया 45 दिन तक। ऐसी परिस्थितियों में यही कर सकता था मैं। 45वें दिन खबर मिली कि उसकी किडनियों की कुछ सेल्स चलने लगी हैं। तो बड़ा कटु अनुभव था, लेकिन उसने ये सिखाया जब आप सही होते हैं तो आप सही हैं, और ये आपको विश्वास करना भी चाहिए कि आपकी कोई गलत मंशा नहीं थी, आप सही थे, आपकी भूमिका सही थी, तो ईश्वर भी आपके लिए सही करेगा। ताकि उस समय तात्कालीन परिस्थितियों में सभी मुझसे ये कहने लगे थे अब इसका बचना नामुमकिन है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, वैसी बन सकती हैं। मुझे भयभीत करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे मालूम था मैं सही हूँ और ईश्वर मेरा सहयोग करेगा, और वो स्वस्थ होकर बाद में आया। ईश्वर की आपने बात की जहाँ तक सर, तो मुझे याद है कि गुनाह से आप हैं और गुनाह में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। चाहे हनुमान टेकरी की बात करें या चौराहे वाले हनुमान जी की बात करें, बजरंगगढ़ की जो 20 भुजी देवी है उनकी बात करें, तो गुनाह में अनेकों स्थान ऐसे हैं। इनके बारे में थोड़ा बताएं कि उन स्थानों को लेके क्या धारणा और क्या मान्यताएं रही हैं। वर्तमान में क्या होता है, वक्त के साथ कोई एक धार्मिक स्थल ऐसा होता है जहाँ जनता का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। वर्तमान में हनुमान टेकरी पर गुना में जनता प्रति शनिवार मंगलवार को जाती है, परंतु हम जब पढ़ा करते थे और पढ़ते हैं तो वही कहाँ जाना है, भगवान की शरण में जाना है, तो हनुमान टेकरी अक्सर जाया करते थे। 10-15 मित्र इकट्ठे होकर शनिवार को मंगलवार को जाना। जब भी पेपर आता था तो उससे एक दिन पहले 2-3 घंटे बैठकर वहाँ ध्यान लगाना और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना। इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों का चलता था। और बचपन से बात करें तो बचपन में जैसे आपने कहा कि कोई एक मंदिर जो रहता है जो हमारी बचपन की यादों से जुड़ा होता है, तो वो चौराहे का जो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत छोटे से, जब तीसरी चौथी में पढ़ते थे उस समय से जाते थे शनिवार को मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने। तो ऐसे जुड़ाव हमेशा मंदिरों से रहा वहाँ, और यहाँ भी करेरा में भी। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं कुछ समय के लिए गुना गया था कि एनजीओ में जॉब करने के लिए। तो मेरा जो निवास था वो हनुमान चौराहे के पास था, और मैं भी यही करता था कि सुबह जब घर से कमरे से निकलता था नौकरी के लिए, तो वहाँ मत्था टेक के ज़रूर जाता था हनुमान जी के पास पे। और जितने दिन गुना में रहा, बड़ा अच्छे से मेरा समय कटा गुना से। एक सवाल ये कि आजकल की युवाओं की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ और जो डिग्रियाँ लोग कर रहे हैं युवा, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब अपेक्षाकृत सरकारी सेक्टर की तरफ, क्योंकि उनकी सोच शायद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में पैकेज अच्छे मिलते हैं, पैसा अच्छा मिलता है अपेक्षाकृत गवर्नमेंट सेक्टर के। तो इस पर क्या कहेंगे सर?
ये अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि शासकीय सेवाओं में पैसा नहीं मिलता है, शासकीय सेवाओं में भी उचित वेतन है। हाँ, और वेतन बढ़ाने के लिए मांगें उठती रहती हैं, लेकिन पर्याप्त वेतन यहाँ भी मिलता है और आदमी अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सकता है। परंतु व्यक्तिगत सोच के आधार पर ये डिपेंड करता है किसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, वो उसी हिसाब से अपने लिए कैरियर का चयन करता है। तो ये अलग अलग सोच है। कुछ युवाओं का आकर्षण अभी भी ऐसा नहीं है, मेरे संपर्क में कई युवा हैं जो शासकीय सेवाओं की तरफ आकर्षित हैं और चलन बढ़ता जा रहा है शासकीय सेवाओं की और भी लोगों का। ऐसा नहीं कहीं ऐसा तो माना जाता है ना सर कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक पहचान खत्म होती है, बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें एक रौब रुतबा और पहचान जी, ये जरूर लोगों को मिलती है। तो इस पे आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? शासकीय सेवाओं का मूल लक्ष्य जो है वो जन सेवा है, जबकि निजी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना है। तो यहाँ जन सेवा की भावना होगी, लोग आपकी तरफ देखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप में आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैं कुछ हूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए हम जैसे लोग या कई हमारे साथी जो शासकीय सेवाओं की ओर आकर्षित हुए। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि तीसरे अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली है, कई मैंने विद्यार्थियों को ऐसा देखा है, तैयारी युवा कर्तन को देखा है कि पहली बार में अगर सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो जाते हैं, दूसरी बार में सफलता नहीं मिली तो निराश हो जाते हैं। सतत रूप से इस दौर में जब वो हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन है, क्या होना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन यह है, मैं एक साधारण से उदाहरण से इसको समझाना चाहता हूँ। वर्तमान दौर में तो ऑनलाइन बिल, लाइट का बिल जमा होने लगा है, लेकिन आपने भी वो 8-10 साल पुराना जो दौर देखा होगा, या उस समय हम लोगों की स्थितियाँ ऐसी थी कि हम लाइट का बिल जमा करने जाते थे और काफ़ी भीड़ रहती थी, बहुत भीड़ रहती थी। उसको जमा करने के लिए हम आज गए, लौट के आ गए, लाइन में लगे ही नहीं। दूसरे दिन गए, फिर लौट के आ गए, तीसरे दिन भी लौट के आ गए, चौथे दिन हम लाइन में लगते हैं और फिर हमारा नंबर आता है तो हम बिल जमा हो जाता है। तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा और खड़े रहना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको सफलता मिलेगी, जिस प्रकार आपका लाइट का बिल जमा हो जाएगा। नहीं आप रोज़ लौटते रहिए तो आपका नहीं होने वाला है। तो बड़ा एक साधारण सा फंडा मेरे जीवन का ये रहा है, लाइन में लगे रहेंगे तो हमारा नंबर आएगा, नहीं लगेंगे तो नहीं आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि धैर्य की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, धैर्य रखना पड़ेगा कुछ सफलता पानी है उसके लिए। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर धैर्य जहाँ टूटा वहाँ आपकी सफलता की सीढ़ी भी टूट जाती है निश्चित रूप से। तो आज की जो युवा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को फाइट कर चुके हैं एक बार, तो तैयारी जो युवा कर रहे हैं उनको किस स्तर से, मतलब इंटर के बाद तैयारी करना है, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना है, अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो उचित समय क्या होता है सर जब उनको उस सीढ़ी पे पहला पायदान रखना है? उचित समय जब आप अपने कैरियर का निर्धारण कर लें कि मुझे इस कैरियर में जाना है, आपने ये निर्धारित कर लिया कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, फिर आप उस रास्ते पे जाना शुरू कर दें। जितनी बार वो आप उससे होकर निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, अंततः आपको सफलता मिल जाएगी। तो मेरा कहना यही है, 12th के बाद एक साधारण विद्यार्थी को अपनी परीक्षा की तैयारी थोड़ी थोड़ी चालू करना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद बड़े युद्ध स्तर पर लगकर परीक्षा को प्रथम बार में ही निकाल लेना चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ जानना चाहेंगे सर जो अभी 7 साल में कुछ, क्योंकि हैबिट होती है हर किसी की कि वो अपने सेवा काल के दौरान कुछ ऐसा नया करे ताकि वो एक के लोगों के लिए नज़ीर बन जाए। तो ऐसा कोई मौका आपकी इस सर्विस काल में आया हो जो कि नया किया हो, कुछ हटके किया हो? नया कुछ नहीं। हमारी सेवा में यदि जेल विभाग की सेवा में देखा जाए तो मूल रूप से कैदी हमारे लिए केंद्र बिंदु हैं। तो उनका मानसिक स्तर को समझना और उनकी मनोदशाओं के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए सागर जेल में मैंने जो मेरा रुचि थी क्रिकेट, प्रति रविवार को बड़े स्तर पे वहाँ आयोजन क्रिकेट का होता था। हमारे अधीक्षक महोदय एक टीम में रहते थे, मैं एक टीम में रहता था। सारे कैदी लगभग 900-1000 की संख्या में आसपास बैठते थे। बड़ा टेंट लगता था, कप आता था, बड़ा इनोवेशन टाइप का था, वो मैच होता था।
तो मैच जब होता था तो वो मैच उस दिन समाप्त हो जाता था, लेकिन उस मैच का जो परिणाम या प्रभाव है मैं अगले 3-4 दिन महसूस करता था। कैदी उस मैच की आपस में बातें किया करते थे कि इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया, वो ऐसे खेले, ऐसा, तो उनका ध्यान बढ़ता था। तो जेलों में इस प्रकार की गतिविधियां होते रहना चाहिए। यो मैंने करने का प्रयास सागर में किया। यहाँ भी कुछ हद तक मैंने वॉलीबॉल को चालू किया था, लेकिन कोरोना काल में उसको बंद किया। जी। ये भी जानना चाहेंगे सर कि मुझे जो जहाँ तक जानकारी मिली है कि मंजिल आपकी यहीं नहीं थमी है, अभी भी आप इस कुर्सी पर रहते हुए भी आगे की तैयारियां सतत रूप से जारी रखे हुए हैं और मेंस की शायद तैयारी भी आप कर रहे हैं, तो आगे का लक्ष्य और मंजिल क्या है सर? लक्ष्य और मंजिल तो लोक सेवा की परीक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ पद है डिप्टी कलेक्टर का, उसको प्राप्त करना है। उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उसको प्राप्त करूँगा। तो आज की एक मुलाकात में हमारे साथ करेरा उप जेल के सहायक जेल अधीक्षक सुनील शर्मा जी थे। इनका कहना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए थमना नहीं है। बड़े अच्छे से एक उदाहरण के साथ उन्होंने बताया कि जब हम बिजली के बिल जमा करने जाते हैं तो पहले दिन अगर लाइन लंबी है, कुछ देर इंतजार करने के बाद हम भाग जाते हैं, दूसरे दिन भी लाइन लंबी होती है तो भाग जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लाइन तोड़ के भागते रहेंगे, घर में वापस आते रहेंगे तो हमारा बिजली के बिल जमा नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से यदि परीक्षा में असफलता मिलती है, एक बार 2 बार के प्रयास में यदि हमने हार मान ली तो हमें आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ने को मिलेगी। और निश्चित रूप से कि उनने तो एक मुकाम हासिल कर भी लिया है, इसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश से पीएससी का जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है डिप्टी कलेक्टर का, उसको हासिल करने के लिए वो आज भी प्रयासरत हैं और तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगली नई शख्सियत के साथ फिर एक मुलाकात में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा से होगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।